अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इज़ इट पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शंस टू गेट अ नल वेक्टर, इलस्ट्रेट विद द डायग्राम। तो हमें कहा हुआ है, अगर आप लोगों ने सबसे पहले तो आप लोगों ने काम करना है कि इस लेक्चर को कंप्लीट देखना है, ठीक है। कंप्लीट कंसेप्ट के लिए आप लोगों को कंसेप्ट बनाने के लिए, कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए आप लोगों को लेक्चर पूरा देखना चाहिए। उसके बाद ये कि जो आप लोगों ने अगर मेरे इसके यूनिट नंबर 2 के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए ना, जो मेरे चैप्टर्स वाइज टॉपिक्स के हैं, अगर वो लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो आप सबसे पहले जाके वो लेक्चर्स अटेंड करें। उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगी। और जो मैंने उन वीडियोज़ में जो टिप्स बताई ना, वो सब भी आप लोगों ने अपने पास नोट कर लेने, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कहा हुआ है कि क्या ये मुमकिन है कि हम लोग 3 वेक्टर्स जिनके इक्वल मैग्नीट्यूड हों लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट हो, तो उनको हम लोग ऐड करके हम लोग नल वेक्टर यानी ज़ीरो वेक्टर को निकाल सकते हैं। नल मतलब क्या है? ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। तो ज़ीरो वेक्टर को हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, ये हमने बताना है। तो हमने इसको डायग्राम से इलस्ट्रेट करना है, यानी डायग्राम से इसकी वजाहत करनी है, ठीक है। इसको मैं वजाहत लिख देती हूँ, इसकी वजाहत करनी है डायग्राम से। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आंसर, येस इट इज़ पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड गेट ज़ीरो। तो हम लोग ये हमारे लिए मुमकिन है कि हम लोग तो 3 ऐसे वेक्टर्स को ऐड करें जिनकी मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन डिफरेंट हो, और नल वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। नल वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग 3 ऐसे वेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहा है, दिस कैन हैपन इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ द 2 वेक्टर्स आर इक्वल। ये कब हो सकते हैं? अगर हमारे पास रिजल्टेंट होगा ना, रिजल्टेंट हमें किसे बोलते हैं? लेट्स सपोज मेरे पास ये फर्स्ट वेक्टर है, ये मेरे पास क्या सेकंड वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होगा? इसके हेड के ऊपर होगा, ठीक है। इसको मैं क्या बोलती हूँ? रिजल्टेंट बोलती हूँ। तो ये कब पॉसिबल है? दिस कैन हैपन इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ द 2 वेक्टर्स आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू द थर्ड वेक्टर। ये कब होगा? कि जब हमारे पास 2 वेक्टर्स को ना जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो हमारे पास वो जो 2 इक्वल जो हमारे पास वेक्टर है ना, उनको जब हम लोग ऐड करें, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक एंगल, ये हमारे पास क्या एक वेक्टर है, ये मेरे पास क्या है सेकंड वेक्टर है, ठीक है। ये देख लें आप लोग यहाँ पे, ये मेरे पास क्या सेकंड वेक्टर, अब मैंने इनकी डायरेक्शन अपोजिट कर ली और मेरे पास क्या है ये थर्ड वेक्टर है, ठीक है। इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं? ज़ीरो मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी नल वेक्टर को, ठीक है। तो हमें क्या कहा हुआ है, दस द वेक्टर और सम ऑफ द 3 वेक्टर्स इज ज़ीरो इफ द 3 वेक्टर्स फॉर्म द साइड्स ऑफ अ क्लोज इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल किसे बोलते हैं? जिसकी तीनों साइड्स हमारे पास क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इक्वल, अगर आप लोग नीचे डायग्राम देखें, डायग्राम जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे मुझे क्या कहा हुआ है कि हमारे पास एक हमारे पास वेक्टर है ए, नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर है बी, देन सी है, और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है ना, बाहर की तरफ से 120 डिग्री बन रहा है, और जो अंदर बनता है वो 60-60-60 बन रहा है, ठीक है। 60-60-60 बन रहा है। तो हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या खसूसियत होती है, इसकी तीनों साइड हमारे पास क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह करके जब हमारे पास बनेगा ना, तो उसको क्लोज इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो अगर इस तरह करके हमारे पास डायग्राम बने, तो हमारे पास, और डायरेक्शन भी बिल्कुल ऐसी ही हो, तो हमारे पास नल वेक्टर मिल सकता है हमें, ठीक है। और इनकी मैग्नीट्यूड क्या बराबर है? हमने जो क्वेश्चन में पढ़ा है ना, हमें क्या कहा है कि 3 वेक्टर्स हैं जिनकी मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी इनकी जो लंबाई है ना सबकी बराबर है, और इनकी डायरेक्शन क्या डिफरेंट है, तो इससे हमें क्या मिल रहा है? नल वेक्टर मिल रहा है। तो दैट इज गिवन वेक्टर्स लाई अलोंग द साइड्स ए बी सी मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर, सो दैट द इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ए का जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो किससे कोइंसाइड करे, यानी किससे मिल रहा है जाके? एंडिंग पॉइंट ऑफ, यानी लास्ट पॉइंट ऑफ वेक्टर सी, लास्ट पॉइंट ऑफ वेक्टर सी से, देखिए वेक्टर सी के जो हेड है ना उससे मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो 3 इक्वल मैग्नीट्यूड से वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है, उनको जब हम लोग ऐड करें तो हमें क्या मिलता है? एक नल वेक्टर मिलता है। और वो किस तरह मिलते हैं? जब हमारे पास क्लोज इक्विलेटरल ट्राइंगल बनती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा था फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सेकंड में हमें कहा हुआ है क्वेश्चन, तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं बुक से रीड कर देती हूँ और आपको समझा देती हूँ। तो सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, उसमें कहा हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स आर 2 मीटर, 3 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो उनकी जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है 3 वेक्टर्स की, वो 2, 3 एंड 5 है। जबकि डायरेक्शन जो होगी ना, डायरेक्शन आर एट योर डिस्पोजल, डायरेक्शन आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक होगी, ठीक है। जिस पे आप लोग छोड़ेंगे उसी लिहाज से हमारे पास क्या होगी? डायरेक्शन होगी, यानी डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। कैन दीज 3 वेक्टर्स बी एडेड टू यील्ड 0? क्या इन 3 वेक्टर को जो हम लोग ऐड करें तो हमारे पास 0 मिल सकता है? तो उसको हमने डायग्राम से बताना है।
तो आंसर हम लोग देखते हैं, येस इट कैन बी डन इफ द थ्री वैक्टर्स फॉर्म अ क्लोज ट्राइंगल सच दैट द हेड ऑफ द थर्ड वैक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड 5 मीटर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द फर्स्ट वैक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 मीटर। लेट्स सपोज दिस इज डायग्राम यहाँ बनी हुई है। तो दिस इज आवर फर्स्ट वैक्टर दैट इज 2 मीटर वैक्टर ए, and this is second vector B, and its length is 3 meter, magnitude is 3 meter, and the last vector is 5 meter with this third angle is third जो हमारे पास वेक्टर है ना उसको हम लोग C बोल रहे हैं। तो हम लोग इसको ऐड करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए। हम क्वेश्चन में क्या कहा है कि जब क्या ये पॉसिबल है कि जब हम दोनों तीन वेक्टर्स को जब ऐड करें तो हमारे पास 0 आ जाए, तो आ सकता है स्टूडेंट्स। तो ये आप लोग देखें A + B + C को हमने 0 के बराबर ले लिया। कैसे हुआ ये हमारे पास, तो सबसे पहले आप लोग देखें कि ये हमारे पास क्या है 2, 3 एंड 5, 2, 3, 5 को हमने ऐड करके हम लोगों ने लेट्स सपोज हमने इसको 0 बराबर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है ना कि 3 वेक्टर्स हैं तो उनको हम लोग 0 ले सकते हैं कि नहीं। हमने फर्स्ट इनको 0 कह दिया। नेक्स्ट हमने क्या काम किया है कि पॉजिटिव सी वेक्टर को हम लोग राइट साइड पे ले गए हैं, जिससे हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव बन गया है। तो इसको आप लोग अगर अपने माइंड में रखें तो यहाँ पे हमें क्या कहा हुआ है, यहाँ पे हमें कहा हुआ है कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है, 3 वेक्टर्स हैं। ये मेरे पास क्या है, वेक्टर ए है, ये मेरे पास क्या है, वेक्टर बी है। अब जो थर्ड वेक्टर जो हमारे पास हेड टू टेल रूट के मुताबिक बनता है वो इस तरह तो बनना चाहिए था ना, लेकिन मैंने क्या कर दिया है, मैंने इसको माइनस के साइन के साथ किया, तो इसलिए मैंने इसके डायरेक्शन को क्या कर दिया, डाउनवर्ड कर दिया। तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, -c बन रहा है। तो -c से क्या हमारे पास बनता है कि अगर मैं जो हमारे पास मेजरमेंट गिवन थी, ए को मैंने 2 कहा हुआ है, फर्स्ट को 2, सेकेंड को मैंने 3 कहा हुआ है, और मेरे पास क्या आ रही है, -5 आ रहा है, +5 और -5। मेरे पास क्या है, +5 और -5। तो ये आपस में एक दूसरे को 0 कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, 0 के बराबर कर रहे हैं। सो हमारे पास ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन में जो कहा हुआ है ना कि अगर 3 वेक्टर्स हो उनको जब ऐड करें तो हमें 0 मिल सकता है कि नहीं, तो वो 0 हमें ईजीली मिल सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी डायरेक्शन को, थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन को डाउनवर्ड कर दें तो हमें इस तरह जो हमारे पास ऐड करने से ना 0 आसानी से मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी बात कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। व्हाट यूनिट्स आर एसोसिएटेड विद द यूनिट वेक्टर्स i कैप, j कैप एंड k कैप। तो इन यूनिट वेक्टर्स के साथ कौन से यूनिट्स एसोसिएटेड हैं, कौन से यूनिट इस पे डिपेंडेंट है, इसके क्या यूनिट हैं। क्वेश्चन को अगर मैं इजीली वर्ड्स में बोलूँ तो इस यूनिट वेक्टर्स के यूनिट्स क्या हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है आई कैप यानी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और इसके वाई एक्सिस पे हमारे पास कौन सा कैप बनता है, जे कैप बनता है, और जेड एक्सिस को डिनोट करने के लिए हम लोग के कैप बनाते हैं, ठीक है। और ये मिड में मेरे पास क्या है, ओ पॉइंट है। तो अगर आप लोग देखें तो आई कैप और जे कैप को हम लोगों ने जो इनकी जो डायरेक्शन जो यूनिट्स है ना हमारे पास, यूनिट्स जो हमारे पास है उसको हम लोगों ने सिंपली क्या कह दिया, डायग्राम के तहत बना दिया। तो अगर आप लोग ये बता दें तो सही है। और अगर मैं इसका दूसरा आंसर बोलूँ तो उसका दूसरा आंसर ये हो सकता है कि यूनिट वेक्टर्स की कोई मैग्नीट्यूड नहीं होती, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स की कोई मैग्नीट्यूड नहीं होती, यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होती है, 1 होती है, और ये यूनिट लेस है, यानी इनके कोई यूनिट नहीं है। तो ठीक है, इनके कोई यूनिट्स नहीं है, बस इनको सिर्फ हम लोग डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ, एक जनरल सी एग्जांपल देती हूँ, ए कैप इज़ इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो इसमें से हमें क्या पता चल रहा है कि यूनिट वेक्टर हमें कब मिलता है, यूनिट वेक्टर हमें इस वक्त मिलती है जब हम लोग वेक्टर को डिवाइड करें मैग्नीट्यूड पे, ठीक है। एज बोथ वेक्टर्स एंड इट्स मैग्नीट्यूड हैव सेम यूनिट्स, वेक्टर और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम यूनिट होता है, तो इसीलिए उनका जो रेशियो है ना, जो ये मेरे पास लेट्स सपोज मेरे पास मीटर में है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, मीटर में होगा। दोनों को जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास यूनिट क्या आ रहा है, नो यूनिट आ रहा है, ठीक है। तो हमें इससे क्या बात पता चलती है कि यूनिट वेक्टर इज़ यूनिटलेस एंड दे हैव नो यूनिट। सो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, that's why I cap, j cap and k cap have no units and represent the direction of the components of a vector along x-axis. I cap is for x-axis, j cap is for y-axis and k cap is for z-axis, ठीक है। यहाँ पे हमारी बात कंप्लीट होगी। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे कहा हुआ है कि कैन अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स बी नेगेटिव। क्या स्केलर प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स के मनफी आ सकते हैं, नेगेटिव में आ सकते हैं। प्रोवाइड अ प्रूफ एंड गिव एन एग्जाम्पल, उसका हमें प्रूफ बताएं, इसको हम साबित करके दिखाएं और इसकी एग्जाम्पल भी दें। तो हमने आंसर में क्या बोला, सिंपली यस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स कैन बी नेगेटिव, ठीक है, कैन बी थॉट yes the scalar product can be thought of as a projection of one vector into another।
हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट में प्रोजेक्शन होती है एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के ऊपर, यानी जो शेडो बनता है, ठीक है। तो इफ़ दे आर फेसिंग इन डिफरेंट, if they are facing in the different directions, that is if the angle between them is more than 90 degrees, अगर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा और 270 डिग्री से कम हो तो हमारे पास जो आंसर देगा ना इस एंगल के दरमियान में जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव में आंसर देगा। सिंस cos थीटा इज नेगेटिव बिटवीन 90 डिग्रीज एंड 70 डिग्रीज एंड स्केलर प्रोडक्ट इज ए बी cos थीटा। अब cos थीटा की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, cos थीटा की जगह मैं लगा लेती हूँ 92 या फिर जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है 180 लगा दी, ठीक है। 180 लगाया तो हमारे पास इससे क्या आ रहा है, स्केलर प्रोडक्ट पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सो नाउ इफ एफ जो हमारे पास वेक्टर एफ है ना इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एफ हमारे पास क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देन इट इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लोग कह दें कि हमारे पास जो वर्क और ये हमारे पास इसको मैं वर्क बोल रही हूँ और मेरे पास ये क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल रही हूँ इसको मैं, और मेरे पास क्या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगती है एंड दिस मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज एंड cos 180 डिग्रीज इज इक्वल टू अ नेगेटिव स्केलर प्रोडक्ट एंड दिस इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ डी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपकी बात क्लियर हो जानी चाहिए। लेट्स सपोज अ मैन इज पुलिंग अ कार्ट, ठीक है, अ मैन इज पुलिंग अ हैवी बॉक्स, ठीक है, एक बंदा इसको पुल कर रहा है। सो इट कवर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डी but in opposite direction it moves opposite to the friction, ठीक है। तो पिछली डायरेक्शन में जो हमारे पास होगा ना, जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो क्या फेस कर रही होगी, फ्रिक्शन फोर्स फेस कर रही होगी, जो उसको अपनी तरफ जो रगड़ पैदा कर रही है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। जो कि हमारे पास एंगल कितना बना रहा है, एंगल कंबाइन हमारे पास कितना बना रहा है, 180 डिग्रीज बना रहे हैं। कंबाइन मैंने क्यों बोला है, क्योंकि हम लोगों ने ये हमारे पास डी है और पीछे एकदम मेरे पास क्या एफ है, तो ये मेरे पास कंबाइन एंगल कितना है, 180 डिग्रीज है। सो cos 180 डिग्रीज अगर आप लोग कैलकुलेटर पे लिखी देखिए तो हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसका हमारा आंसर येस के साथ और ये प्रूफ आप लोगों ने साथ लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा हुआ है, क्वेश्चन अपनी बुक से रीड करनी है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, यानी इनकी हमारे पास जो वैल्यू है ना वो कभी भी जीरो नहीं आ रही, ठीक है। हाउ कैन देयर स्केलर प्रोडक्ट बी जीरो, तो इनकी स्केलर प्रोडक्ट जीरो कैसे हो सकते हैं, कैसे मुमकिन है कि इनकी स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या जीरो आ जाए, एंड हाउ कैन देयर वेक्टर प्रोडक्ट बी जीरो। अब इनके वेक्टर प्रोडक्ट कब जीरो आ सकते हैं और स्केलर प्रोडक्ट कब जीरो आ सकते हैं, जबकि हमारे पास दोनों वेक्टर्स इज आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है। तो हमें कहा है कि इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज जीरो इफ वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। अगर वेक्टर बी हमारे पास जो होगा ना, वेक्टर बी अगर ये इस वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा तो हमारे पास क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट में स्केलर प्रोडक्ट हमें क्या पढ़ा हुआ है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब cos थीटा, थीटा हमारे पास कितना बन रहा है, ये 90 डिग्रीज बन रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज को हमने पुट किया, cos 90 हमारे पास विच इज इक्वल टू जीरो। सो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स कैन बी जीरो विद द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्रीज, ठीक है। इन ईजी वर्ड्स मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद है देयर वेक्टर प्रोडक्ट्स कैन बी जीरो इफ द एंगल इज जीरो, इफ़ द एंगल इज जीरो देयर स्केलर, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, स्केलर, यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे हमने स्केलर प्रोडक्ट की बात की, मेरे पास क्या वेक्टर प्रोडक्ट है, द वेक्टर प्रोडक्ट कैन बी जीरो इफ़ द एंगल इज जीरो। अगर एंगल जीरो होगा ना तो साइन हमारे पास साइन जीरो हमारे पास कितना आता है, ज़ीरो आता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूँ, पैरेलल कर दूँ, ये मेरे पास वेक्टर ए और मेरे पास क्या वेक्टर बी है, दोनों पैरेलल हो जाए तो एंगल मेरे पास कितना बन रहा है, 0 डिग्रीज बन रहा है। 0 डिग्री को मैं साइन में पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ रहा है, ए बी जो मेरे पास जीरो वेक्टर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट में है ना, वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास ये होता है कि हम लोग दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट ही ऑब्टेन हो, यानी जो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ए को मल्टीप्लाई करी वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करी वेक्टर बी से, मेरे पास क्या मिले, सी यानी न्यू वेक्टर मिल जाए, ठीक है, वेक्टर ही मिले, स्केलर ना मिले। तो अब मैंने क्या करना है कि ए बी साइन थीटा है ना, तो यहाँ पर मैंने एन कैप किस लिए शो किया है, ताकि डायरेक्शन के लिए, क्योंकि ए बी साइन थीटा इज मैग्नीट्यूड एंड इज अ स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो एन कैप है ना ये क्या शो करे कि पूरा क्या हो गया, अब वेक्टर में कन्वर्ट हो गया।
तो हमने यहाँ पे क्या किया सिंपली ये मेरे पास क्या था एन कैप था, एन कैप हमारे पास डायरेक्शन के शो हो रहा था और जो हमारे पास लास्ट में जो वैल्यू आ रही थी वो जीरो आ रही थी, तो जीरो को मैंने क्या कह दिया वेक्टर कह दिया और ए मल्टीप्लाई बाय बी विच इज़ इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारे पास था फिफ्थ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो इसके अलावा एक और भी केस मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे पास एंगल एक बार साइन जीरो लगा के पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। पूरा इसको पूरी क्वांटिटी को पूरे वेक्टर प्रोडक्ट को हमारे पास क्या बना देगा, जीरो बना देगा। लेकिन अगर हम लोग इस तरह करके हम लोग क्या करें, एंटी पैरेलल कर दें, एक को इस तरफ और एक को इस तरफ, एंगल कितना हो 180 डिग्री हो, तो हमारे पास ये क्या आता है, ये हमारे पास आता है विद जीरो वेक्टर। ठीक है, ये जीरो वेक्टर में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आप लोग याद रख लें कि 180 और 90 हो, 180 और जीरो हो तो हमारे पास साइन क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज यू आर गिवन अ नॉन ये मेरे पास क्या क्वेश्चन नंबर 6 है। सपोज यू आर गिवन अ नॉन जीरो वेक्टर ए। अब आपको क्या दिया हुआ है कि एक ऐसा वेक्टर दिया हुआ है जो कि आप लोगों को पता है और वो नॉन जीरो भी है, यानी जीरो के बराबर नहीं है। तो उसके बाद हमें क्या कहा हुआ है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद एन अननोन वेक्टर बी जीरो। जब हमने स्केलर प्रोडक्ट किया वेक्टर ए का एक अननोन वेक्टर से, जिसको मैं यू बी कह देती हूँ, अननोन वेक्टर से किया, तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, हमारे पास ये क्या आ रहा है, अननोन वेक्टर बी हमारे पास क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ नोन है और एक हमें अननोन है। ठीक है, तो हम लाइक वाइज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद बी इज़ ज़ीरो। तो वेक्टर प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। स्केलर प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो हम लोग बी के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो बी के बारे में आप लोग क्या कह सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि बी अननोन है ना और ए हमारे पास नॉन है और ए हमारे पास क्या है, नॉन जीरो वेक्टर भी है। ए हमें पता भी है और ये हमें कहा हुआ है कि नॉन जीरो वेक्टर भी है, यानी जीरो के बराबर नहीं है, इम्पॉसिबल। और जो हमारे पास बी वेक्टर है वो अननोन है और इसको हम लोगों ने कंक्लूड करना है कि दोनों सूरत में क्या होगा, तो हमारे पास जीरो आएगा, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम आंसर को रीड करते हैं और इसको समझेंगे साथ साथ। तो हमें कहा है कि इफ़ ए वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड इट इज़ गिवन दैट ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें कहा हुआ है कि अब हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट लें या क्रॉस प्रोडक्ट लें, हमारे पास क्या आ रहा है, ये ज़ीरो आ रहा है। हमने ये बिल्कुल स्टेटमेंट एज इट इज़ ऊपर से क्वेश्चन के तहत ही लिखी है, इसको समझा है, उसके बाद लिखा है दिस ओनली पॉसिबल इफ़ वेक्टर बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये उस वक्त पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास वेक्टर बी भी क्या हो, ज़ीरो हो। क्योंकि हम लोगों ने जो केसेस पढ़े हुए ना कि हमारे पास अब जो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि बी अननोन है। ठीक है, हमें ये तो नहीं कहा हुआ ना, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था, पिछले क्वेश्चन में हमें ये कहा हुआ था कि दो वेक्टर हैं जो नॉन जीरो हैं, पहले बता दिया था ना, उसमें दो वेक्टर हैं जो नॉन जीरो। यहाँ पे हमें एक वेक्टर का बताया हुआ, एक का नहीं बताया हुआ, तो एक को हम लोगों ने क्या बोल दिया कि वो हमारे पास क्या है, नल वेक्टर है या फिर ज़ीरो है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि सिर्फ आप लोगों ने क्या बता देना है कि दिस इज ओनली पॉसिबल इफ वेक्टर बी इज इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले आप लोगों ने अपने क्वेश्चन में से उतारा है, उसके बाद आपने लास्ट में क्या कहा, दिस ओनली पॉसिबल इफ वेक्टर बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, बात यहाँ पे क्लियर होगी बिल्कुल शॉर्ट सा आंसर है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और जो पिछले क्वेश्चन में था, पिछले क्वेश्चन से आपने कंपेयर नहीं करना, बिकॉज उसमें हमें वेक्टर ए एंड बी के बारे में, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी दैट दे आर नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू सेट दैट वेक्टर ए इज नोन एंड इट इज़ नॉन जीरो वेक्टर and vector b is unknown and it is we have to conclude that what about this vector। ठीक है, तो बात यहाँ पे समझ आ गई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 conceptual question। when a particle experiencing only one force cannot be in equilibrium, why a particle experiencing only one force cannot be in equilibrium। एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसा हम लोग कह रहे हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बोल रही हूँ तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, बात तो एक ही है। अब एक ऐसा पार्टिकल या फिर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक फोर्स उस पर लग रही हो, तो हमारे पास वो इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर है, अभी इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक अगर आप लोगों ने चैनल पे नहीं देखा तो आप लोग चैनल पे देख लें। तो इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या होती है कि बॉडी हमेशा बैलेंस पे होती है और वो इक्विलिब्रियम की डिफरेंट टाइप्स मैंने पढ़ी थी, डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, रोटेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इस तरह की हमने टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों ने देखना है दोबारा से, ठीक है, ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। उसके बाद हमारे पास क्या, अ बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। इधर सिंगल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, अगर उस पर एक वाहिद फोर्स अकेली लगे
क्योंकि बिकॉज इट नीडेड अदर फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू कैंसिल इट्स इफेक्ट ऑन बॉडी, क्योंकि इसको दूसरी फोर्स चाहिए होती ताकि वो उसके यानी लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक फोर्स है, ठीक है, एक फोर्स अपवर्ड लग रही है, तो नीचे भी हमारे पास बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए, एक हमारे पास ये हमारे पास नॉर्मल फोर्स है ना, ठीक है, नॉर्मल फोर्स है तो अपवर्ड भी फोर्स होनी चाहिए ताकि एक दूसरे को बैलेंस कर दें और आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें, ठीक है। इससे हमारे पास निग्लिजिबल इफेक्ट होगा और हमारे पास बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। तो जो सिंगल फोर्स लग रही होगी ना, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि सिंगल फोर्स लग रही है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, सिंगल फोर्स लग रही है तो बॉडी नीचे डाउनवर्ड गिर जाएगी, ठीक है। तो बिकॉज इट नीडेड अदर फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू कैंसिल इट्स इफेक्ट ऑन बॉडी। अब बॉडी कैन नॉट बी इन स्टेट ऑफ equilibrium if only a single force acts on it, because we need two or more forces equal in magnitude but opposite in direction to cancel out each other। क्योंकि हमें क्या चाहिए, बिकॉज वी नीड टू और मोर फोर्स, हमें दो या दो ज़्यादा फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ज़रूरत होती है, फोर्सेस की ज़रूरत होती है इक्वल मैग्नीट्यूड, जो कि मैग्नीट्यूड यानी जो मिकदार में ना उसके बराबर हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास क्या है, बिल्कुल एक बॉर्डर लाइन है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रही है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इतनी है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स। अब मुझे एक ऐसी फोर्स चाहिए, अब मेरे पास सिंगल फोर्स एक्ट हो रही होगी तो ये डाउनवर्ड गिर जाएगी, तो अगर मुझे एक ऐसी फोर्स चाहिए जो कि हमारे पास अपवर्ड भी लग रही हो, ठीक है। अब इसका भी मैग्नीट्यूड, ये जितनी इसकी लंबाई इतनी इसकी भी लंबाई है और इसकी मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होनी चाहिए ताकि बॉडी किस में हो, इक्विलिब्रियम पे हो, ठीक है। तो अब ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट होगी तो हमारे पास बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी और एक दूसरे के इफेक्ट को ना कैंसिल कर देगी, ठीक है। इस तरह ऊपर भी सेम फोर्स लग रही है, नीचे भी नॉर्मल फोर्स यानी सेम फोर्स लग रही है, so they will cancel out each other and they will cancel out effect of each other and make it in a state of equilibrium if there is only one force equal in magnitude but opposite in direction to cancel out each other। If there is only one force equal in magnitude but opposite in direction to cancel out each other, if there is only one force acting, then we cannot cancel it out, which means that the body is not in equilibrium। तो यहाँ पे मैं आप लोग को आंसर क्लियर कर दूँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए, अगर हमारे पास सिंगल फोर्स होगी तो फिर हम लोग इसके इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा पेयर ऑफ फोर्सेस रिक्वायर होती हैं ताकि हम लोग एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर सके। सिंगल फोर्स कैन नेवर कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, मीन्स इट्स ओन इफेक्ट कैन नॉट बी कैंसिल। अ सिंगल फोर्स कैन नॉट कैंसिल इट्स इफेक्ट, ठीक है। एक वाहिद फोर्स अकेला क्या कर सकता है, अपने इफेक्ट को कैंसिल खुद नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि द बॉडी विल नॉट बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर हमारे पास सिंगल फोर्स होगी तो बॉडी कभी भी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं होगी। तो ये बात आप लोगों ने अपने जहन में याद रखनी है और इस कंसेप्ट को आप लोगों ने अपने माइंड में बिल्ड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, टू ओपन अ डोर, किसी भी दरवाजे को ओपन करने के लिए डैट हैज़ द हैंडल ऑन द राइट, जिसका हैंडल जो है ना पकड़ने वाला हिस्सा वो किस तरफ है, राइट की तरफ है, ठीक है, राइट साइड पे है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कहा हुआ है, एंड द हिंग ऑन द लेफ्ट, और जो हिंग है ना वो लेफ्ट साइड पे है। अ टॉर्क मस्ट बी अप्लाइड, तो इसमें हमारे पास क्या लगती है, टॉर्क लगती है। उसको हमें घुमाने के लिए ना, डोर को ओपन करने के लिए हमें थोड़ा उसको घुमाना पड़ता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्निंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, हमें पता है। इफ़ द इज़ द टॉर्क क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, अगर क्या टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी, काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव, जब हम लोग उसको ऊपर से देखेंगे तो हमारे पास वो क्या होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। डज योर आंसर डिपेंड ऑन वेदर द डोर ओपन्स टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम यू, क्या आपका आंसर इस पर डिपेंड करता है कि दरवाज़ा आपकी तरफ ओपन हो रहा है या आपसे दूर जा रहा है, दरवाज़ा आपकी तरफ आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो यहाँ पे बात कंप्लीट होगी। हमें कहा है कि हमने बताना है कि जो डायरेक्शन होगी ना टॉर्क की वो क्या होगी, काउंटर क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी। सो आंसर इज स्टार्ट फ्रॉम हियर, answer is starting from here. Torque is a vector quantity because it has a direction. Part of the torque calculation is the determination of direction. तो जो टॉर्क का जो कैलकुलेशन है ना वो किस लिए होती है, ताकि हम लोग डायरेक्शन को भी डिटरमिन कर सकें, ठीक है। The direction of the torque is perpendicular to both the radius from the axis and to the force. डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है, टॉर्क की परपेंडिकुलर होती है R से भी और F से भी। So what is R and F? As we have learned,
टॉर्क इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, टॉर्क होती है। टॉर्क इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ। R is also vector quantity because it is in specified direction. It shows the specified direction, and F is also vector quantity because it also has a direction, some direction. And we put here the cross sign because it is a cross product or vector product, ठीक है। तो इसलिए हम लोग RF sin थीटा लिखते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टॉर्क हमेशा क्या होती है, टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ द रेडियस फ्रॉम द एक्सिस एंड टू द फोर्स और रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। इट इज गिवन बाय राइट हैंड रूल अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको हम लोग कैसे देते हैं, राइट हैंड रूल से देते हैं, जो कि अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। लेट्स सपोज देयर इज अ डायग्राम ऑफ डोर, ठीक है, देयर इज अ हिंग एंड देयर इज अ हैंडल, ओके। और अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्या होगी, रेडियस होगी, रेडियस, ठीक है। आर होगी, फोर्स हमारे पास ऊपर की तरफ अप्लाइड हो रही है। फोर्स हम लोग कैसे कर रहे हैं, ऊपर की तरफ इस तरह करके दरवाजे के हैंडल को घुमा रहे हैं, ठीक है। अब हमने डायरेक्शन देखनी है, तो राइट हैंड रूल, तो आर से एफ की तरफ मूव करना है, आर से एफ की तरफ मूव करना है, कर्लिंग फिंगर्स टुवर्ड्स एफ एंड द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ। तो हमने यहाँ से सीख लिया, it is given by right hand rule along the axis of rotation the direction of torque is anti clockwise in this figure। अब ये डायरेक्शन किस तरफ होगी, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए इस तरह एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉक की डायरेक्शन में नहीं है। क्लॉक में देखिए तो आप लोग, अगर क्लॉक हमारे पास किस तरह चल होते हैं, क्लॉक हमारे पास होता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से होती है। उसके लिए हमारे पास जो थंब होता है ना, वो डाउनवर्ड होती है। सो यहाँ पास क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। इन दिस फिगर द डोर मूव्स अवे फ्रॉम अस। तो इस फिगर में हमारे पास क्या होगी, दरवाज़ा हमारे से दूर जा रहा होगा। जब हम लोग ओपन कर रहे हैं ना, तो जो हमारे पास क्या हो रहा है कि क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज हमारे पास क्या हो रही है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है। सो इट विल मूव्स अवे फ्रॉम अस, द डोर विल मूव्स अवे फ्रॉम अस। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 which is a conceptual question of our chapter number 2, second last question is here, explain the warning को हम लोगों ने explain करना है कि हम लोग किसी भी लार्ज हमारे पास रेंच होता है, ठीक है, हम कभी भी हमें लार्ज रेंच को यूज़ नहीं करना चाहिए टू टाइटन अ स्मॉल बॉल्ट। किसी भी स्मॉल जो हमारे पास पेश होता है ना, उसको बंद करने के लिए, उसको टाइट करने के लिए हमें बड़ा रेंच यूज़ नहीं करना चाहिए। सो व्हाट इज़ रेंच क्या होता है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, ये मैंने एक रेंच लिया, ठीक है, ये स्मॉल साइज़ का है, बड़े साइज़ का भी होता है, अवेलेबल होता है। सो अगर यहाँ पे देखें, इसके दो माउथ हैं, ठीक है, एक तो बड़ा साइज़ वाला है और एक क्या है, थोड़ा सा छोटा है। अब हमें कहा है कि हमें ना, अब ये देखें आप लोग यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज एक पेज तो नहीं है, कुछ और ही है, बट हाथों में आगे ले लिए। तो इसको मैं अगर टाइट करना चाहती हूँ, तो मुझे टाइट करने के लिए इसको क्या करना चाहिए, छोटा इसी के बराबर का ही रेंच लेना चाहिए, इससे बड़ा नहीं लेना चाहिए। क्यों है ये, क्यों हम लोग इस तरह बोलते हैं, ठीक है। तो द रेंच इज़ अ लीवर, रेंच हमारे पास क्या लीवर है। द लॉन्गर द लीवर द मोर फोर्स यू गेट, द मोर फोर्स द ग्रेटर इज़ द रिस्क ऑफ ब्रेकिंग द बोल्ट। तो अगर मैं इसको ईजी वर्ड्स में आप लोगों को बताऊँ, तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड नॉट यूज़ लार्ज एंड टू टाइटन अ स्मॉल बोल्ट बिकॉज इट में डैमेज द नट। ये हमारे पास डैमेज कर सकती है इस नट को, ठीक है। अगर हम लोग बड़ा लेंगे रेंच तो इसको डैमेज कर सकती है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लार्ज टॉर्क, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लार्ज टॉर्क अप्लाई हो जाती है अगर हम लोग बड़ा वो लेंगे, रेंच लेंगे। तो वी नो डैट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, टॉर्क हमें किस तरह पता चलता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ। टॉर्क किस पर डिपेंड करता है, टॉर्क इज डिपेंडिंग ऑन रेडियस एंड फोर्स, और टॉर्क इज इक्वल टू मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म भी बोलते हैं या फिर रेडियस भी बोल सकते हैं, यानी डिस्टेंस होता है। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम अबव इक्वेशन दैट लार्ज रेंच विच प्रोड्यूस ग्रेटर मूवमेंट आर्म। जितना हमारे पास बड़ा रेंच होगा ना, बड़ा रेंच होगा, अगर मैं आप लोगों को डायग्राम्स के थ्रू बताऊँ तो ये मिलकर मैं यहीं से बता देती हूँ। ये देखें, अब इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये इसका यहाँ से लेकर ना यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये आर है, ठीक है, स्मॉल आर। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा हमारे पास क्या रेंच है। अब इसका यहाँ से माउथ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसका माउथ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो इसका यहाँ से यहाँ तक का आर कितना है, दिस इज़ टू बिग। अब जितना ये आर बड़ा होगा ना, उतना हमारे पास टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, उतना हमारे पास ज़्यादा मूवमेंट होगी, उतना हमारे पास ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमारे जो स्मॉल बोल्ट है ना, यानी जो नट है, वो क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, अब इसको ओपन करने के लिए मेरे लिए यही काफ़ी है। अब इसके लिए मैं ज़्यादा बड़ा यूज़ करूँगी तो ये नट क्या हो जाएगा,
टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, डैमेज कर जाएगा ड्यू टू लार्ज एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये सवाल आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसका तो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिखा दिया ये इस रेंज से। इसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इज हेयर, अ सेंट्रल फोर्स इज वन दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेम पॉइंट। अ सेंट्रल फोर्स क्या होती है? अब यहाँ पे मेरे क्वेश्चन कंप्लीटली लिखा, आप लोग अपनी बुक से रीड करेंगे और साथ देखेंगे, बल्कि रीड नहीं करेंगे, रीड तो मैं कर रही हूँ, समझा रही हूँ। अ सेंट्रल फोर्स इज वन, एक सेंट्रल फोर्स उस फोर्स को बोलते हैं जो कि हमेशा डायरेक्टेड होती है, यानी इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है? टुवर्ड्स द सेम पॉइंट, एक सेम पॉइंट की तरफ होती है। कैन अ सेंट्रल फोर्स गिव राइज टू अ टॉर्क, क्या सेंट्रल फोर्स हमें क्या दे सकती है? टॉर्क दे सकती है। इज इट पॉसिबल और नॉट? अबाउट द पॉइंट, अबाउट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के लिहाज से हमें क्या दे सकती है? टॉर्क दे सकती है कि नहीं, हमने इसको डिस्कस करना है। अ फोर्स इज सेड टू बी सेंट्रल फोर्स अंडर टू कंडीशन। एक फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स उस वक्त कह सकते हैं जब हमारे पास दो कंडीशन, ये टू कंडीशन जो है ना वो फुलफिल हो रही हो। फर्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मस्ट ऑलवेज टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। पहला क्या है कि इसकी डायरेक्शन या फिर होनी चाहिए, किस तरफ होनी चाहिए? टुवर्ड्स, उस तरफ, या फिर अवे, किससे? फिक्स पॉइंट से अवे या टुवर्ड्स होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये होगी। नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या कहा है? दिस पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ फोर्स। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ फोर्स बोलते हैं। सेकंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स शुड ओनली बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर बिटवीन द पार्टिकल एंड द डिस्टेंस एंड सेंटर ऑफ फोर्स। सेकंड हमारे पास क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो फोर्स की जो जितनी मिकदार है ना, कि जितनी कीमत है, कि जितना हमारे पास कितने शिद्दत के साथ फोर्स लग रही है, वो हमारे पास किस पर डिपेंड कर रही है? शुड ओनली बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आर्स के। ठीक है, डिस्टेंस आर के हैं बिटवीन द पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ फोर्स। अब ये लेट्स सपोज मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास पार्टिकल है, मेरे पास क्या सेंटर है। ठीक है, अब इसके जो यहाँ पर जितना फोर्स अप्लाई होगी ना वो किस पे डिपेंड कर रही है? आर पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब सेंट्रल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। अब ये सेंट्रल फोर्स कहाँ लग रही होती है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज। लेट्स सपोज वी हैव टू बॉडीज हेयर एंड दिस इज लाइन ज्वाइनिंग दीज टू बॉडीज। तो सेंट्रल फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रही है? इसी लाइन पे ही एक्ट हो रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन एग्जाम्पल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा किस तरफ होती है? टुवर्ड्स द सेंटर होती है। अब स्टूडेंट सेंटर किसका है? सेंटर हमारे पास किसका होता है? अर्थ का होता है। ठीक है, देयरफॉर मूवमेंट आर्म इज जीरो, तो मूवमेंट आर्म हमारे पास क्या होगी? इस तरफ जीरो होगी। ठीक है, हेंस सेंट्रल फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, तो इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं? सेंट्रल फोर्स कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो अब इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं एक और साथ ही आप लोगों को बता दूं कि टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा होता है ना। अगर आप लोग देखें हमारे पास जो सेटेलाइट्स होती हैं, ठीक है, अब जो सेटेलाइट्स हैं ना, जो हमारे पास अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करी होती हैं, उनमें हमारे पास क्या होता है? यहाँ पर मैं डायग्राम बना दूँ, ये हमारे पास क्या है? अर्थ है, और यहाँ पास क्या इधर सेटेलाइट है। ठीक है, ये सेटेलाइट है। अब सेटेलाइट की तरफ हमारे पास इस तरफ क्या लग रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रही है, सेटेलाइट को अर्थ खींच रही है अपनी तरफ, और इस तरफ हमारे पास क्या है? इसका यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक का हमारे पास क्या आर है, ऊपर तक नहीं, हाफ है। ठीक है, हाफ हमारे पास आर है, कंप्लीट, बल्कि सॉरी कंप्लीट हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कंप्लीट क्या है? आर है, और इसके और इसको एक और फोर्स भी लग रही है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक हमारे पास आर है, रेडियस है, और एक हमारे पास क्या? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें इन दोनों के बारे में एंगल कितना बन रहा है? एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है इस तरह से ऊपर की तरफ है, एक हमारे पास क्या नीचे की तरफ है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नीचे की तरफ है और हमारे पास जो आर है ऊपर की तरफ है। दोनों के दरमियान एंगल कितना बन जाएगा? 180 डिग्री बन जाएगा। तो थीटा की जगह 180 डिग्रीज लगाएंगे हम लोग। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन 180 डिग्री, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री साइन इज इक्वल टू आर एफ जीरो, और जीरो को तो हम लोग किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करें वो सबको क्या बना देती है? जीरो बना देती है अपने जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया कि सेंट्रल फोर्स कैन नॉट अप्लाई टॉर्क ऑन एनी बॉडी। सेंट्रल फोर्स कभी भी किसी भी बॉडी पे टॉर्क अप्लाई नहीं कर सकती। इसी तरह हम लोग सेंटीपीटल फोर्स की एग्जांपल ले लें, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से मिड में आ रही होती है, अट्रैक्ट हो रही होती है। ठीक है, सेंटीपीटल फोर्स की वजह से, सॉरी सेंटीपीटल फोर्स की वजह से वो मिड में आ रही होती है, और जो हमारे पास हाथ जो फोर्स लगाती है ना वो उसको आउटवर्ड भेज रही होती है। तो इस तरह से हमारे पास जो दोनों में एंगल बना होता है 180 डिग्री बना होता है, इसकी वजह से हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि हमें खुद फोर्स देना होता है, उसको राउंड राउंड मूव करना होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना भूलें, और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आप लोगों को कंप्लीट कंसेप्ट बिल्ड हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।